आपका स्टार्ट होगा। चैप्टर का टाइटल है इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 22 फेडरल बोर्ड से। इनहेरिटेंस जो है इसको हम विरासत बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली जो इसमें आ रही है टर्मिनोलॉजी, उसका नाम है हेरिडिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी विरासत को बोलेंगे हम लोग। ये क्या होता है, आपको पता है कि जो खूबियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज़ वो पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वालदैन से बच्चों में जो खूबियाँ हैं वो पास ऑन होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जीन्स की फॉर्म में आप लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अब होता ये है कि ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आप अपने वालदैन से बहुत हद तक क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, ऐसे ही है ना, तो ये क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। लेकिन बाज़ औक़ात ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली बच्चों के अंदर नहीं जाती। वो समहाउ किसी न किसी हवाले से अपने वालिदैन से थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इवन बहन भाई भी आपस में किसी न किसी हद तक आपस में क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। वेरिएशंस कहते हैं तब्दीलियों को। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ जो शिफ्ट होती हैं वो एग्जैक्टली फिर आप लोग पेरेंट की तरह नहीं होती, ये समवट डिफरेंट होता है ये। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यानी एक बहन भाई हैं तो फिर वो क्या होगा कि उनमें आपस में वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इन तब्दीलियों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। अब इसी से ही एक ब्रांच बनेगी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है, डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। दो बातें इसके अंदर आपने बता देनी है, हेरिडिटी भी और वेरिएशंस दोनों का। हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है और ये जो तब्दीलियाँ साथ में आती हैं ये क्यों आती हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट जो लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का जो टाइटल बता दीजिएगा क्या है। हाँ, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस आ जाएगा जी। इसमें आप लोगों ने क्या बताना है कि ये जो मेंडल थे, मेंडल को हम लोग फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। यानी सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई, जो इब्तदाई जो जेनेटिक्स थी, एडवांस जेनेटिक्स तो बाद में आई, क्लासिकल जेनेटिक्स जो इब्तदाई थी वो किसने पेश की थी, मेंडल ने। मेंडल जो था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को। मेंडल बाई प्रोफेशन एक मॉन्क था। मॉन्क का मतलब क्या होता है, प्रीस्ट कह लें, पादरी कह लें, फादर कह लें। ठीक है, ये बाई प्रोफेशन ये था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी, अगस्टीनियन लिखा हुआ है। अगस्टीनियन क्या होते हैं कि ये रोमन कैथोलिक चर्च के मानने वाले थे। ठीक है, अगस्टीनियन। जैसे मुसलमानों के अंदर कई फिरके हैं, इसी तरह इनके अंदर भी कुछ कैथोलिक चर्च है, कोई इसी तरह कोई और किस्म के चर्च हैं, तो उनके ये मानने वालों को बोलते हैं अगस्टीनियन बोलते हैं। तो ये इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है, 1866 में, और इनके काम को दोबारा रीडिस्कवर किया गया 1900 में, और इनके काम को दोबारा डिस्कवर करने को कहा गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ इन 1900 में। बात फॉलो करके सबसे पहले काम किन्होंने स्टार्ट किया था? मेंडल ने। इनके काम को दोबारा किया गया 1900 में, इन्हीं के काम को दोबारा सराहा गया और कहा गया कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। अब इनका काम क्या था? ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये प्रीस्ट थे, फादर थे, तो इनका मोनेस्ट्री गार्डन था, मोनेस्ट्री गार्डन, मोनेस्ट्री गार्डन चर्च के बाग को बोलते हैं। तो इस चर्च के बाग में इन्होंने क्या लगाया हुआ था? पी प्लांट्स। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे पी के ऊपर। पी क्या है? इसका टेक्निकल नेम पाइसम सैटिवम। ठीक है, मटर के पौधे लगाए हुए थे। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्होंने मटर के पौधों पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया, कोई और फल या कोई और सब्जी क्यों इस्तेमाल नहीं की? तो हम एक शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि वाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, वाई ही सेलेक्टेड पी। तो इसकी वजह आप ये बताएंगे कि पी जो है, मटर का पौधा जो है, एक ऐसी क्रॉप है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, यानी ये 3 से 4 माह में ये फसल तैयार हो जाती है। और साइंटिस्ट ऐसी चीज़ को पसंद करते हैं जिसका ड्यूरेशन लाइफ साइकिल क्या हो? शॉर्ट हो, ताकि जितना जल्द शॉर्ट होगा उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना? इस वजह से। दूसरी बात ये है, पी के लिए नीड लेस स्पेस। इसको उगाने के लिए एक तो इसको ग्रो करना भी आसान है, दूसरा इसको क्यारियों में भी ग्रो किया जा सकता है, गमलों में भी ग्रो किया जा सकता है, बहुत बड़ी जगह दरकार नहीं है। ये एक वजह थी इसको रखने की। तीसरी वजह ये है कि इट इज़ नॉर्मली अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग क्रॉप, नॉर्मली अ सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप, फर्टिलाइज्ड क्रॉप, ये आमतौर पे एक सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप है। पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि ये अपने पोलन ग्रेन अपने ही फूल के किस पे फेंकता है? स्टिग्मा पे फेंकता है। बात समझ में आ गई? 2 तरह की पॉलिनेशन पढ़ी होगी लास्ट क्लासेस में आपने, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक हो गया? लेकिन साथ में आपने बताना है कि कैन बी क्रॉस्ड फर्टिलाइज्ड। लेकिन अगर साइंटिस्ट चाहे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकता है और मतलूबा नताइज हासिल कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगी कि एक पौधे के पोलन ग्रेन्स लिए किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको फेंकने को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट बात जो इसको रखने की वजह थी पी प्लांट को, वो ये थी कि ये हैव कंट्रास्टिंग पेयर्स, इसके अंदर कंट्रास्टिंग पेयर्स अवेलेबल थे, कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ए ट्रेट। ट्रेट का वर्ड बार बार आएगा। ट्रेट का मतलब है खूबी का, यानी इसमें किसी भी खूबी के आगे पेयर थे, डिफरेंट पेयर्स थे, वैरायटीज थी। मिसाल के तौर पे कैसे, मैं आपको बताने लगा हूं। जैसे ये हैव कंट्रास्टिंग पेयर का जिक्र आएगा, वो ऐसे कि फर्ज करते हैं सीड शेप की मैं बात करता हूं, सीड शेप, बल्कि इसको एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। अब पी के अंदर 2 कंट्रास्टिंग पेयर एक ट्रेट के कौन से थे कि इसके अंदर साइज में कुछ ऐसे मटर के पौधे भी थे जिनका जो कद था वो क्या था? टॉल, और कुछ का कद क्या था? ड्वार्फ। तो ये आप देखें, ये दोनों आपस में कंट्रास्टिंग है।
ये साइज क्या हो गया? साइज हो गया ट्रेट। क्या हो गया? ट्रेट हो गया, खूबी हो गई। अब इस ट्रेट की, अब ट्रेट में साइज क्या है? एक ट्रेट है, समझ आ गई? आगे इसकी दो वैरायटीज हैं, कंट्रास्टिंग पेयर कहा ना, कंट्रास्टिंग पेयर्स। तो जैसे ये आप देखें, ये वैरायटी, एक वैरायटी 1 है, वैरायटी 1, और ये क्या आ गई? वैरायटी 2 आ गई। ठीक है। इसी तरह इनमें अगर हम बात करें फ्लावर की, फ्लावर की अगर हम बात करें फूलों के हवाले से, फ्लावर पोजीशन की बात कर लेते हैं पहले। फ्लावर पोजीशन, तो इनमें मटर के अंदर, इसके अंदर भी दो आगे जो वैरायटीज थी। एक का जो फ्लावर पोजीशन थी वो क्या थी? एक्सियल। और एक की फ्लावर पोजीशन क्या थी? टर्मिनल। इसमें क्या फर्क है? ये देखें कि अगर ये ज़मीन आ गई, ये स्टेम आ गई, ये क्या चीज़ आ गई? ब्रांचेज आ गई। ये हमारे पास आ गया ज़मीन, ये स्टेम, और ये क्या चीज़ आ गई? ब्रांच आ गई। ठीक है। और अगर यहाँ से इसकी बेस में से फ्लावर अगर निकलता है दोनों की, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? एक्सियल। या कहीं अगर और से निकलता है, सपोज यहाँ से फ्लावर निकल रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनल। इसकी भी दो हिस्से आ गए आगे। क्लियर होगी बात? तो हर खूबी के, हर ट्रेड के आगे दो हैं वैरायटीज। इसी तरह अगर हम बात करें फ्लावर कलर की, फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर की भी दो वैरायटीज अवेलेबल थी। मिसाल के तौर पे एक फ्लावर कलर था पर्पल, और एक फ्लावर कलर में आता है कौन से वाला? वाइट। बात समझ में आ गई है? इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉड कलर, पॉड कहते हैं फली को जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं। पॉड कलर इसमें दो तरह का था, अगेन एक ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का, पॉड कलर। इसी तरह अगर मैं बात करूं पॉड शेप की, पॉड शेप जो है ये फिर इसकी भी आगे दो इकसाम थी, दो वैरायटीज थी। पॉड शेप एक थी इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड, और एक थी कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब ये आपकी बुक में ये बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना? फिर वो क्योंकि डायरेक्ट उसने शुरू किया हुआ है ये मानते हुए कि आप 10th क्लास में इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो गलत मान रहे हैं इस बात को। ठीक है ना? तो पॉड शेप, क्योंकि जब दरमियान दरमियान में वो जिक्र करेगा आप कहेंगे पता नहीं ये क्या बात कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सीड शेप की, सीड शेप, सीड शेप जो है एक ट्रेट है, खूबी है। और ये सीड शेप भी दो तरह की थी, एक राउंड सीड, और दूसरा कौन सा? रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड सीड। राउंड सीड जाहिर सी बात है एग्जैक्टली राउंड होगा सीड, और रिंकल्ड जो है वो थोड़ा सा इस तरह से इर्रेगुलर होगा। क्लियर होगी बात? इसी तरह अगर हम बात करें सीड कलर की, सीड कलर, सीड कलर जो है ये भी दो तरह का था इसमें। एक था सीड कलर येलो कलर का, और दूसरा कौन सा था? ग्रीन कलर का। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि मटर के पौधों के अंदर क्या होते थे? कंट्रास्टिंग पेयर्स। कंट्रास्ट कर रहा है, हर ट्रेट का कंट्रास्ट है, यानी साइज का भी है, टाल, ड्वार्फ। ठीक है, हर चीज के दो दो हैं। ये इन्फ्लेटेड क्या होता है? पॉड शेप इन्फ्लेटेड। पॉड शेप इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ, यानी जो फली है वो फूली हुई होगी इसमें, और कॉन्स्ट्रिक्टेड में क्या होगा? सुकड़ी हुई। बात फॉलो कर गए? तो कितने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने कितने ट्रेड स्टडी किए, तो आप क्या जवाब देंगे?
मेंडल ने टोटल ट्रेड स्टडी किए 1 2 3 4 5 6 और 7 ट्रेड्स। तो मेंडल ने 7 ट्रेड स्टडी किए, 7 ट्रेड्स, 7 खूबियां उसकी सेलेक्ट की। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, मेंडल ने 14 प्योर लाइंस बनाई। अब ये चीज़ें आप लोगों को बेसिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ होती होगी। ही प्रिपेयर्ड 14 प्योर लाइंस या 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस, प्योर ब्रीडिंग लाइंस। अब ये देखें पता नहीं क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस होगी, समझ नहीं आ रही। ब्रीडिंग लाइंस, इसका मतलब सिंपल बात ये है कि ब्रीडिंग लाइंस का मतलब ये समझ लें कि इसने 14 प्लॉट्स तैयार किए, 14 प्लॉट यूं समझ लें। यानी एक प्लॉट उसके पास ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाल पौधे थे, एक प्लॉट एक ऐसा था जिसमें डवार्फ थे, एक प्लॉट ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मटर के जो उनकी फ्लावर की पोजीशन क्या थी, एक्सियल थी, एक ऐसा था जिसमें क्या थी, टर्मिनल। तो प्योर लाइंस को आपने क्या समझना है, ये क्या तैयार किए, प्लॉट्स। समझ आ गई? तो 7 है तो 7 के आगे कितने हैं, 2 2 तो कितने हो गए, 14 हो गए। इनको प्योर लाइन क्यों कहा गया? प्योर का मतलब क्या होता है, खालिस। इनको प्योर लाइन इसलिए कहा गया कि अगर हम लोग टाल को टाल पौधे से अगर क्रॉस करवाते हैं तो आगे इसकी जो नस्ल है, आगे जो इसके बच्चे हैं वो भी क्या होंगे, टाल ही होंगे। यानी कोई भी इनके जीन्स के अंदर मिलावट नहीं है। अगर हम लोग डवार्फ को डवार्फ के साथ ही सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो आगे बच्चे भी इनके डवार्फ ही होंगे। समझ आ रही है बात की? तो इसलिए इनको क्या कहा गया, प्योर लाइन्स। और प्योर लाइन थी कितनी, 14। बात समझ में आ गई? अब प्यारे बच्चों मामला क्या है, अब इन्होंने जब ये प्योर लाइंस बना ली तो अब टाइम ये आ गया, अच्छा इनको ये जो आपके सामने ये ट्रेड्स हैं, ये जो है इनको आप लोग मेंडेलियन पैरामीटर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडेलियन पैरामीटर्स। इन्हीं पैरामीटर्स पे काम किया ना इन्होंने, मेंडेलियन पैरामीटर्स भी इनको कहा जाता है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इन्हीं चीज़ों को जो मैंने लिखी हैं। अब सबसे पहला इन्होंने काम किया कि ये 14 प्योर लाइंस बना लिए, 14 प्लॉट्स बना लिए। 14 प्लॉट्स बनाने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि इनको आपस में क्रॉस करवाना शुरू किया। यानी जब दोनों प्योर लाइंस बन गई, इधर भी, तो टॉल को किससे क्रॉस करवाया, ड्वार्फ के साथ, एक्सियल को टर्मिनल वाले के साथ। ठीक होगी बात? मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि बुक में मौजूद है वो ये था कि उन्होंने राउंड सीडेड प्लांट को किससे क्रॉस करवाया, रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ, रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। और ये क्योंकि फर्स्ट पेरेंट्स हैं जिनको क्रॉस करवाया जा रहा है, इनको T1 जनरेशन कहा गया। ठीक होगी बात? दोनों को क्रॉस करवाने के बाद जाहिर सी बात है आगे इनकी नस्ल पैदा होगी। तो जो पहली नस्ल आई इनकी उसको F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा गया। फिलियल मैंने नस्ल, फर्स्ट नस्ल पैदा हुई। और ये सारे के सारे जो बच्चे पैदा हुए इन दोनों के क्रॉस के बाद, यानी सीड जो पैदा हुए आगे, वो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। और 100% क्या थे, राउंड, यानी सारे के सारे राउंड पैदा हुए। बात फॉलो करके इसी तरह जब इन्हीं को दोबारा क्रॉस करवाया गया, यानी राउंड जो F1 वाले थे इनको दोबारा इन्हीं के साथ सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया, राउंड को राउंड के साथ, तो अगली जो नस्ल हासिल हुई वो कौन सी हुई, F2 जनरेशन, सेकंड नस्ल। अब सेकंड नस्ल जो पैदा हुई
तो मेंडल ने ये देखा कि राउंड बीज वाले पौधे भी पैदा हुए और रिंकल्ड बीज वाले भी पैदा हुए, लेकिन इनकी प्रोपोर्शन क्या आई? 3:1। यानी अगर 300 बीज राउंड के थे तो 100 बीज रिंकल्ड के, रेशो क्या बनी? 3:1। बासर में आ गए। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेंडल जो था वो ना सिर्फ एक प्रीस्ट था, एक पादरी था, एक फादर था, बल्कि वो एक मैथमेटिशियन भी था। और वो मैथमेटिक्स को उन्होंने अप्लाई किया, जो इनहेरिटेंस के जो लॉज उन्होंने दिए, तो इनकी अब इस बात से उन्होंने सीखा क्या कि ये कैसे आया, इंटरप्रिटेशन कैसे हुई, ये कैसे आ जाता है 3:1। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन बताएंगे और इस पे ज़रा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि यहाँ से अब आपकी बेसिस बनना शुरू होंगी। इंटरप्रिटेशंस कि मेंडल ने इसका कैसे इसका रिजल्ट निकाला और क्या समझ आई हमें। इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि मेंडल ने ये कहा, ये एक नतीजा अखज़ किया कि हर ट्रेट को, जैसे एक ट्रेट का नाम बोलो कोई भी, साइज क्या है? एक ट्रेट, समझ आ गई? फ्लावर कलर क्या है? एक ट्रेट। तो मेंडल ने कहा कि हर ट्रेट को 2 अलील्स कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे अलील्स कैपिटल आर, कैपिटल आर। अलील का मतलब होता है फ्रेंड्स। उस ज़माने में जीन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इनको नाम दिया गया अलील्स का। इनको नाम एक और दिया गया, एलिमेंटन का नाम भी दिया गया, एलिमेंटन। इनको नाम दिया गया किसका? अलील्स का। दोबारा सुन लो कि हर ट्रेट को कितने अलील्स कंट्रोल करते हैं? 2। जैसे अगर सीड शेप की बात कर रहा हूं, सीड शेप किससे बना हुआ है? राउंड। राउंड है, इसका मतलब है राउंड को कंट्रोल करने वाले कितने अलील्स हैं? 2। तो रिंकल्ड को भी कितने करेंगे? 2। तो रिंकल्ड को हम करते हैं इसको स्मॉल आर से, और इन दोनों को आपस में इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। अब प्यारे बच्चों, ये जनरेशन कौन सी आ गई थी? P1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? P1। कैपिटल आर रिप्रेजेंटिंग राउंड एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंटिंग रिंकल्ड। मेंडल ने इंटरप्रेट ये किया कि हर ट्रेट को कंट्रोल करने वाले कितने ट्रेट्स होते हैं? 2। लेकिन जब ये गैमीट बनाते हैं, जाहिर बात है मेल प्लांट स्पर्म बनाएगा, फीमेल प्लांट क्या बनाएगा? एग बनाएगा। तो ये दोनों अलील्स अलग अलग हो जाते हैं। यानी कैपिटल आर एक जगह पे, कैपिटल आर, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। उस जमाने में मियोसिस का नहीं पता था। आज में पता है ना कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये उन्होंने उस टाइम बता दिया था कि दोनों अलील्स, यानी एक स्पर्म में कैपिटल आर, दूसरे स्पर्म में कैपिटल आर। इसी तरह यहां भी क्या होगा? स्मॉल आर। बात फॉलो करके। और आपको ये भी पता है कि जब ये 2 क्या बन गए, सपोज हम कहते हैं 2 स्पर्म्स हैं और ये 2 क्या है? एग। तो जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म को एग के साथ मिलाना, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है, आपने तमाम पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर पहला स्पर्म और पहला एग मिलेगा तो क्या आएगा? जाइगोट बनेगा और क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। पहला स्पर्म और दूसरा एग मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दूसरा स्पर्म, पहला एग, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दूसरा स्पर्म, दूसरा एग, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जनरेशन कौन सी? F1। अब मेंडल ने ये बताया, इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। अब यहां पे 2 अलील्स आ गए हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो मेंडल ने ये बताया कि जब 2 अलील्स, डिफरेंट अलील्स आ जाते हैं, तो इसमें दोनों अलील्स के दरमियान में मुकाबला होता है। जो ताकतवर होता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट, और जो कमज़ोर होता है वो क्या होता है? रिसेसिव। जो अपने आप को शो करवा जाए वो डोमिनेंट, जो छुप जाए वो रिसेसिव। तो इन्होंने देखा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है
तो लिहाजा बीज जो ये पौधा पैदा करेगा कौन सा पैदा करेगा? राउंड। क्लियर? ये भी कौन सा होगा? राउंड। ये भी कौन सा होगा? राउंड। ये भी कौन सा होगा? राउंड। अगर दो डिफरेंट अलील्स हों, जैसे आपके सामने है, ये देखें यहाँ पे दो डिफरेंट अलील्स हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर किसी खूबी के, दोबारा सुन लो, दो डिफरेंट अलील्स हों, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। और उस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोट। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोट बोलते हैं। और अगर किसी ट्रेड के दोनों अलील सेम हो तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस बोलते हैं। और उस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? होमोजाइगोट। लास्ट क्रॉस कर रहा था कि ये मुकम्मल हो जाए। F1 के बाद कौन सी जनरेशन निकालते हैं? F2। तो F2 कैसे निकाली थी? राउंड क्रॉस बाय राउंड। F1 से कोई भी एक राउंड ले ले, सपोज हम ये ले लेते हैं, तो कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस बाय कैपिटल R स्मॉल r। अगेन कोई एक इसमें मेल होगा, कोई एक इसमें फीमेल होगा, तभी क्रॉसिंग हो रही है ना। तो अगर ये मेल है तो ये दो क्या बनाएगा? स्पम्स। अगेन जब स्पम्स बनेंगे तो दोनों अलील्स जो हैं एक दूसरे से अलग लाजमी होंगे। तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल R और स्मॉल r। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल R और स्मॉल r। दो स्पम्स और दो एग। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट स्पर्म फर्स्ट एग, कैपिटल R कैपिटल R। फर्स्ट स्पर्म सेकंड एग, कैपिटल R स्मॉल r। सेकंड स्पर्म फर्स्ट एग। पहले कैपिटल को लेके आना है, बड़े का अदब रखना है पहले। उसके बाद सेकंड स्पर्म सेकंड एग। कौन सी जनरेशन आ गई? F2 जनरेशन। अब ये दोनों ही कैपिटल R हैं। व्हाट विल बी द फिनोटाइप? फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। क्या बीज बनेगा? राउंड, क्योंकि दोनों राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राउंड। कैपिटल R ताकतवर, स्मॉल r कमजोर। राउंड। कैपिटल R हेट्रोजाइगस कंडीशन डिफरेंट है। राउंड। और यहां पे क्या आएगा? रिंकल्ड। रेशो क्या बनी? 3:1। ठीक है, कल इसको आगे मजीद लेके चलेंगे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ टॉपिक। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है जी, थैंक यू।